डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है धीरज क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज हम आप लेके आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं कि व्हाट इज़ द अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। हम यहाँ पे बात करते हैं जब भी अमालगमेशन की, तो इसमें एक बात यहाँ पे कॉमन आती है, सर अमालगमेशन का मतलब क्या होता है। हमने तो सुना है कि अमालगमेशन का मतलब कि जब कोई दो चीज़ जुड़े आती है वो होती है। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपने सही सुना है कि अमालगमेशन का मतलब है जब कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ आती हैं और वो दोनों जुड़ के किसी एक के लिए जब वहाँ पे काम करती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अमालगमेशन कहते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इतना डिटेल में पहले नहीं बताऊंगा, आपको पहले उसके जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको दे देता हूँ। वो देखने के बाद, वो सुनने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, आप खुद ही इतना समझ जाओगे कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अमालगमेशन क्या होता है। फिर आप मुझे खुद ही एक एक स्टेप करके बताते जाओगे और मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा। तो चलो हम शुरू करते हैं कि अमालगमेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। अब देख लो क्या होता है। कहते हैं whenever a company purchases the business of another company, मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है, it can be either in the form of amalgamation, absorption और external reconstruction। इसका मतलब है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है, चाहे वो अमालगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो। इनके कहने का मतलब है कि अमालगमेशन, ये जो चैप्टर हमारा अमालगमेशन है, तो ये अमालगमेशन का मतलब ये तीनों होता है। ये तीनों का मतलब अमालगमेशन ही होता है, चाहे वो आप उसे अमालगमेशन कहो या आप उसे एब्जॉर्प्शन का नाम दे दो या आप उसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का नाम दे सकते हो। पहले फिलहाल हमें इतना ही देखना है कि अमालगमेशन क्या होता है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, अमालगमेशन का मतलब आप उसे अमालगमेशन कह सकते हो या एब्जॉर्प्शन कहो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहो। अभी फिलहाल आपको इतनी ही बातें ध्यान देनी है। तो अमालगमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन तीनों का। इसलिए यहां पे लिखा है अमालगमेशन कवर्स ऑल दी अबाउट थ्री सिचुएशंस। अमालगमेशन का मतलब ये तीनों चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं। अब मैं आपको यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूं कैसे। अब यहां पे देख सकते हो कि यहां पे कोई कंपनी है, जैसे कि कंपनी ए है और यहां पर कंपनी बी है, ठीक है। अब कंपनी बी ने ये डिसाइड किया है कि हमें हमारा बिजनेस कंपनी ए को दे देना है। मतलब कि कंपनी बी का सारा बिजनेस कौन लेके जाएगा, कंपनी ए। तो कंपनी ए जब पूरे बिजनेस को यहाँ पे ले लेगा कंपनी बी के, तो उसके बदले में कंपनी ए इन्हें क्या देता है, कुछ कंसिडरेशन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे दिया जाता है। आपने एसओ बीकॉम सेकेंड ईयर बीकॉम में आपने पढ़ा होगा इन बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में कि व्हाट इज कंसिडरेशन। तो प्यारे बच्चों, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर कंपनी ए ने कंपनी बी का बिजनेस खरीदा है तो कंपनी बी को बिजनेस के बदले में
क्या क्या दे रही है उसे क्या कहते हैं, कंसिडरेशन, बट अमालगमेशन के लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन में क्या दिया जाएगा, कंपनी ए कंपनी बी को क्या देगी परचेस कंसिडरेशन में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि कंपनी ए कंपनी बी को कुछ या तो उन्हें वो यहां पे शेयर्स देते हैं या तो फिर उन्हें यहां पे कैश दे देते हैं। ठीक है, अब कंपनी ए कंपनी बी को ऑप्शन देती है कि आपको कंसिडरेशन के बदले में क्या चाहिए, या आपको शेयर्स चाहिए। आपको पता है शेयर्स दो पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन्हें बताया जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको शेयर चाहिए तो आप शेयर ले लीजिए, अगर आपको कैश चाहिए तो आप कैश ले लीजिए। शेयर्स कौन से दो फॉर्म में है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये है आपका अमालगमेशन का मीनिंग। तो फिर से एक बार कर लेते हैं, whenever a company purchases the business of another company, it can be either in the form of amalgamation, absorption or external reconstruction. So amalgamation covers all the above three situations. Okay? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि परचेस कंसिडरेशन कैसे दिया जाता है। मतलब अगर हम किसी के कंपनी को खरीदेंगे, लाइक अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि अगर सपोज कि अगर हम कोई अगर हमसे कहता है कि सर ये मेरी कंपनी आप ये खरीद लीजिए, तो आप ये बताइए जब आप कोई कंपनी जब खरीदने जाते हो तो आप तो यही सोचोगे कि उसके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, पहले वो मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप अच्छी चीज़ों को लोगे, अब लाइक जैसे उसमें कुछ खर्चा है, कुछ ऐसे कंपनी के एसेट्स हैं जो कि किसी काम का नहीं है, वो स्क्रैप के भाव में जाएगा, भंगार के भाव में जाएगा, तो कंपनी कह सकती है हम ये नहीं लेके जाएंगे। तो कंपनी अगर अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पुरानी कंपनी का, जैसे कि कंपनी बी है तो जो कंपनी बिक रही है हम उसे ओल्ड कंपनी का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, ओल्ड कंपनी। और जो कंपनी परचेस कर रही है हम उसे क्या कहते हैं, न्यू कंपनी। या न्यू कंपनी जो खरीदती है हम उसे क्या कहते हैं, परचेजिंग कंपनी। क्या कहते हैं, और ओल्ड कंपनी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, सेलिंग कंपनी। आप इसे सेलिंग कंपनी का नाम दे दो या आप इसे वेंडर का भी नाम दे सकते हो, वेंडर कंपनी। ओके, सो न्यू कंपनी जो बिजनेस खरीद रही है और ओल्ड कंपनी जो बिजनेस बेच रही है। अगर आपको ये बातें ना समझ में आए, सर अभी भी हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी कौन है, तो बच्चों आप एक बात पे ध्यान देना कि जो कंपनी पीसी इशू करती है, जो कंपनी पीसी डिस्चार्ज करती है, वो कौन सी कंपनी होती है, न्यू होती है। और जिस कंपनी को पीसी दिया गया है, जिस कंपनी को पेमेंट दिया गया है, वो कौन सी कंपनी होती है, ओल्ड कंपनी होती है। आया बात समझ में आपको। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब पीसी जो दिया जाता है, क्या पीसी किस तरह से डिसाइड किया जाता है, वो हम यहां पे देखेंगे। तो पीसी एक्चुअली वहां पे तीन मेथड वहां पे होते हैं। पहला है नेट एसेट मेथड होता है, नेट पेमेंट मेथड होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स का मेथड होता है, एक्सचेंज शेयर, और एक एक्स्ट्रा कभी कभी वो पूछा जाता है लमसम मेथड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पीसी होता क्या है एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सेलिंग कंपनी को जो भी कंसिडरेशन दिया जाता है, बिजनेस टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, दैट इज अ पीसी। जो हम चलो डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पीसी। बच्चों, परचेस कंसिडरेशन मीन्स प्राइस पेड बाय द परचेजिंग कंपनी फॉर परचेजिंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी। तो जहां तक ये सवाल है, सेलिंग कंपनी को वेंडर कंपनी भी यहाँ पे कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि चाहे सेलिंग कंपनी नाम दे दो या वेंडर, या आप इसे ओल्ड कंपनी भी कह सकते हो। तो पीसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परचेस कंसिडरेशन मीन्स प्राइस पेड बाय
द परचेजिंग कंपनी फॉर परचेजिंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी या वेंडर कंपनी। अब मैं आपको एक सीधी सी बात यहां पे बता दूं, मान लो कि मैं किसी कंपनी का बॉस हूं, मैंने अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर को मैंने कहा कि मैनेजर साहब हमें एक कंपनी खरीदनी है और आप जाके जरा देख लीजिए क्या लेना है। तो जब मैनेजर वहां पे जाएंगे देखने के लिए कि कंपनी किस कंडीशन में है, तो मैनेजर सबसे पहले वहां पे क्या देखेंगे? आप कॉमन सेंस, आपको अगर मैं बोलूं कि जाके कंपनी खरीद लो, आप तो यही सोचोगे ना कि उस कंपनी में क्या क्या अच्छा अच्छा चीजें पहले वो खरीद लो। इसका मतलब यहां पे ये होता है कि सबसे पहले आप क्या खरीदोगे? एसेट्स खरीदोगे। लेकिन अगर आप वो एसेट देख रहे हो, मान लो कि आप जिसका एसेट खरीदने गए हो वो कंपनी कहती कि ये एसेट 50 लाख रुपए का है, तो हम उसे 50 लाख रुपए तो नहीं देंगे। हम पहले वहां पर ये देखेंगे कि अगर इस कंपनी का मालिक इस एसेट की वैल्यू को 50 लाख रुपए अगर हमें बता रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी मार्केट में वैल्यू निकालेंगे। मान लो अगर उसकी मार्केट में वैल्यू 20 लाख है, तो क्या हम उसे 50 लाख देंगे? नहीं। तो हमें यहां पे जितने भी एसेट्स हैं, वो भी जो हमें खरीदना है, उन एसेट्स की हमें सबसे पहले मार्केट वैल्यू यहां पे निकालनी पड़ेगी। अगर एक बार आप एसेट्स की मार्केट वैल्यू अगर यहां पे निकाल लेते हो, तो फिर हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब एसेट्स में कुछ ऐसी भी चीजें यहां पर होती हैं जो न्यू कंपनी नहीं लेना चाहती। जैसे कि अगर कोई लॉसेस है, तो कोई कभी किसी के लॉस को बेयर नहीं करना चाहता। इसलिए जब भी यहां पे न्यू कंपनी पुरानी कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर करती है मार्केट वैल्यू पे, तो वो उनके फिक्टिशियस एसेट्स और कोई भी लॉसेस को कवर नहीं करती, उनके लॉसेस को नहीं लिया जाता। फिक्टिशियस एसेट्स हो या मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, या आप इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी नाम दे सकते हो, और लॉसेस लाइक जैसे कि अगर आपको एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों को वैल्यू ऑफ एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हम जब पीसी का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एज पर नेट एसेट मेथड से, तो हमें ये फॉर्मूलेस अप्लाई करने होते हैं। अब अगर आप किसी भी कंपनी के एसेट्स लेके चाहते हो, तो सीधी सी बात है, अगर आप अच्छी चीज़ों को लोगे, उसके पूरे एसेट लेके चले जाओगे, तो आपको उस कंपनी के लाइबिलिटी को भी आपको पूरा करना होता है। अब ये लाइबिलिटी में हमें क्या देखना है? लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि आपने जो आउटसाइड लाइबिलिटीज यहाँ पे आप सोच सकते हो, लाइक जैसे कि जो डिबेंचर्स होते हैं, क्रेडिटर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को, ये जो लाइबिलिटीज हैं, इन्हें भी हमें टेकन ओवर करना होगा, इनकी जो वैल्यू मार्केट में होगी। अच्छा, अब इन्हें क्या क्या है आपको नहीं कंसीडर करना होता है? आप देख सकते हो लाइबिलिटी में आपको शेयर कैपिटल नहीं लेना है। शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर है चाहे वो इक्विटी शेयर हो या वो प्रेफरेंस शेयर हो। आपको रिजर्व्स नहीं लेना है, या वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी आपको नहीं लेना है, और प्रपोज डिविडेंड भी आपको नहीं लेना है। तो जब आप नेट एसेट मेथड यहाँ पे फॉलो करोगे, नेट एसेट मेथड फॉर व्हाट? नेट एसेट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको एसेट्स में क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है। अब एसेट में आपको क्या नहीं लेना है? फिक्टिशियस एसेट और एनी लॉसेस। अब एनी लॉसेस का मतलब आपको क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया रहता है एसेट साइड में, और फिक्टिशियस में फिक्टिशियस को हो, मिसलेनियस एक्सपेंस को हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। और लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड को कंसिडर नहीं किया जाता। तो जब आप नेट एसेट मेथड यहाँ पे फॉलो करोगे, तो किस तरीके से? ऑल वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट अ मार्केट वैल्यू माइनस
ऑल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट अ मार्केट वैल्यू, एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लो, आपको आपका पीसी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए कि सर पीसी तो इतना आएगा, लेकिन बात यह है कि पीसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, पीसी में देना क्या है। सर अभी तो आपने हमें यहाँ पे बताया कि पीसी में शेयर्स दिया जाता है और कैश दिया जाता है, और शेयर्स में इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है। तो डियर स्टूडेंट पीसी में तो आपको यही देना है, शेयर्स या कैश, बट हमें किन्हें शेयर और किसको कैश देना है ये ऑप्शन हम पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर के पास रखेंगे। अब मान लो कि आप यहाँ पे इक्विटी शेयर देते हो, तो आप जिसे इक्विटी शेयर दोगे वो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। आप जिसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोगे वो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसे क्या देना है। मान लो कि हम यहाँ पे इक्विटी शेयर देंगे, अब ये टू हुम, मतलब हम इक्विटी शेयर किसको देंगे, इक्विटी शेयर आपका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर हो जाता है। अब आप किससे दोगे, तो आपको पता होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मोड ऑफ पेमेंट आपने क्या दिया, अब आपने यहाँ पे उन्हें क्या दिया है, अपने न्यू कंपनी में उन्हें इक्विटी शेयर दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। अब आपने उन्हें कितना एग्जैक्टली कितना दिया, मान लो कि फेस वैल्यू जो भी है वो दिया। अगर आपने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये ऐड करके हम ये वैल्यूएशन इन्हें यहाँ पे दे देते हैं। ओके, सेम वे में यहाँ पे हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देना होता है। तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब यहाँ पे दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या दोगे आप इन्हें, सेम प्रेफरेंस शेयर दोगे न्यू कंपनी में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डियर स्टूडेंट कभी कभी इक्विटी शेयर्स भी दे दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्शन चूज करते हैं। सेम वे में यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे है फेस वैल्यू इतना, एड सिक्योरिटी प्रीमियम और जो भी। अच्छा थर्ड वन, अब आप पूछोगे सर कैश किसे दिया जाएगा। अब कैश किसे दिया जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन एक्सेप्ट किया होगा, या वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हो या वो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हो। अगर उन्होंने कैश का ऑप्शन लिया है तो उन्हें उतना कैश दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका पीसी का स्टेप पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पीसी होता है ये अमालगमेशन के चैप्टर में ये कंपलसरी पार्ट होता है सॉल्यूशन का, एंड दिस इज अ वर्किंग नोट, बट दिस वर्किंग नोट कंसिडर्स 4 मार्क्स। तो आप ये 4 मार्क्स इजीली आप यहाँ पे गेट कर सकते हो अगर आप ये फर्स्ट स्टेप लाइक पीसी का अगर आप स्टेप यहाँ पे पूरा कर लेते हो, तो आप समझो कि आपके 4 मार्क्स पक्का है और आप अमालगमेशन का सम आपने आई थिंक कि 40% सॉल्व कर लिया है। अगर आप पीसी अगर आपका क्लियर है तो आपको आगे सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब हम सेकेंड थिंग यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट मेथड था पीसी का नेट एसेट मेथड। अब सेकेंड मेथड की तरफ यहाँ पे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है नेट पेमेंट मेथड। अब आप पूछोगे सर नेट पेमेंट मेथड क्या है, तो नेट पेमेंट मेथड सबसे प्रेफरेबल मेथड यहाँ पर होता है। नेट पेमेंट मेथड में आपको नेट एसेट लाइक कि ऑल एसेट टेकन मार्केट वैल्यू लाइबिलिटी का कैलकुलेशन नहीं करना होता। इस मेथड में हमें यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया जाता है कि पीसी में हमने क्या क्या दिया है। वहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे आपको कि इक्विटी शेयर इतना दिया, प्रेफरेंस शेयर इतना दिया और कैश इतना दिया। तो आप देख सकते हैं अंडर दिस मेथड purchase consideration is calculated by adding all forms of payment made by the purchasing company। मतलब यहाँ पे सारे तरह के पेमेंट एक साथ यहाँ पे आपको बता दिया जाता है फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, या मैंने आपको बताया था आप इसे वेंडर कंपनी भी कह सकते हो या आप इसे ओल्ड कंपनी का भी नाम दे सकते हो। तो इस मेथड में सारे जो भी आप देखो, अभी चाहे आप अप टू होम आप क्या किसको दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो। अच्छा मोड ऑफ पेमेंट आप इन्हें क्या दे रहे हो, आप इन्हें इक्विटी शेयर दे रहे हो। कहां पर दे रहे हो,
अपनी कंपनी में, मतलब जिसे हम न्यू कंपनी कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। नाउ सेम वे में अब आप किससे दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप यहाँ पे दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप इन्हें, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो अपनी न्यू कंपनी में। तो जैसे हम यहाँ पे पेमेंट फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके यहाँ पे शो कर लेंगे। अब थर्ड वन बात होती है कि कैश किसको देना है, तो या आप इक्विटी शेयर होल्डर वाले कैश को एक्सेप्ट करेंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। तो ये हमें कैलकुलेशन क्वेश्चन में बताया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पीसी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे इजी, सबसे प्रेफरेबल मेथड है नेट पेमेंट मेथड है। समझ में आया बच्चों। तो इस पेमेंट में, इस मेथड में क्या है, फिर से एक बार आप देख लीजिए। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मेड बाय द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि नेट पेमेंट मेथड में क्या नहीं दिया जाता। सी, डू नॉट कंसिडर डिबेंचर होल्डर्स और लाइबिलिटीज इनटू द पीसी। इस मेथड में डिबेंचर होल्डर्स नहीं कंसीडर करते और कोई भी लाइबिलिटीज यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अब आप पूछोगे सर क्या डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं दिया जाएगा? नहीं, डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट दिया जाता है, बट कंपनी उनसे पूछती है कि भैया आपको डिबेंचर होल्डर हो आपको आपके पेमेंट में क्या चाहिए। अगर आपको डिबेंचर ही चाहिए तो हम अपनी न्यू कंपनी में आपको डिबेंचर इशू कर देंगे। अगर आपको इक्विटी शेयर चाहिए आप इक्विटी शेयर ले लो, कैश है तो आप कैश लेके, बट इन्हें पीसी के यहाँ शो नहीं किया जाता। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि पेड किया जाता है न्यू कंपनी के द्वारा, लाइक परचेजिंग कंपनी, उसे भी हम पीसी में शो नहीं करते। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पीसी में कंसीडर आपको नहीं करना है। तो क्या नहीं करना बच्चों, डिबेंचर होल्डर को कंसीडर नहीं करना है और कोई भी लाइबिलिटी को और कोई भी एक्सपेंसेस को हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना होता, जो भी हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं बाय द न्यू कंपनी। थर्ड वन है लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी को यहाँ पे खरीदेगी, बाय करेगी या परचेस करेगी, तो एक उनका लमसम अमाउंट यहाँ पे फिक्स किया जाता है। वहाँ पे कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके वो कैलकुलेशन यहाँ पे ना करके एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई किसी की कंपनी को खरीदा और कहे कि चलो 5 करोड़ रुपए ले लो, तो वो है एक अग्रीड वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू, वन टाइम पेमेंट। तो आप देख सकते हो अंडर दिस मेथड परचेजिंग कंपनी पेड द वन टाइम पेमेंट और एट एन अग्रीड वैल्यू टू द सेलिंग कंपनी। फिर से आपको एक बता देता हूँ, लाइक जैसे कि यहाँ पे कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है। अब कंपनी बी ने अपनी कंपनी इससे बेच दिया कंपनी ए को, तो कंपनी ए ने, इनकी बात हो गई कि हम कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मार्केट की वैल्यूएशन नहीं निकालेंगे, आप 2 करोड़ रुपए ले लो और ये कंपनी को हमें दे दो। अच्छा, अब ये 2 करोड़ फिक्स यहाँ पे हो गया, बट ये 2 करोड़ का ऑफर ए की तरफ से था। तो अगर इस 2 करोड़ पे बी अगर एग्री है तो इसे कहते हैं लमसम मेथड। क्या कहते हैं? लमसम मेथड। अब ये 2 करोड़ में क्या देना है, कितना शेयर देना है, कितना कैश देना है, ये बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे। तो जितना भी इन्हें देना होगा, फिर यहाँ पे ये पेमेंट हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जाएगा न्यू कंपनी में, फिर से जो भी फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा न्यू कंपनी में। अच्छा, अब कैश किसे दिया जाएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उन्हें यहाँ पे जो भी ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें यहाँ पे कैश दे दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका लमसम मेथड क्लियर हो जाता है बच्चों। बट एग्जाम में हमें स्टार्टिंग के जो 2 मेथड हैं, नेट एसेट मेथड और जो नेट पेमेंट मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक 4th वन मेथड यहाँ पे दे देता हूँ, शेयर एक्सचेंज मेथड। क्या है ये?
शेयर एक्सचेंज मेथड। अब इस मेथड को आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे वो आप यहाँ पे देख लो। ये बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। अब यहाँ पे दो कंपनी है, पहला है शेयर एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, जैसे कि परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो कंपनी बिक रही है, बेसिकली जिससे लॉस होता है वही कंपनी को यहाँ पे सोल्ड आउट करते हैं। मान लो कि सेलिंग कंपनी का जो शेयर है उनका रेट है 125 रुपये ईच 1 शेयर का, जो बाइंग कंपनी है उनका रेट है 200 रुपये 1 शेयर का इक्विटी शेयर। अब अगर यहाँ पे ओल्ड कंपनी लाइक सेलिंग कंपनी को परचेजिंग कंपनी जब बाय करेगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है इनके जो शेयर होल्डर हुए अब इनके शेयर होल्डर यहाँ पर हो जाएंगे, बट इनका तो 125 रुपये का एक शेयर है और इनका 200 रुपये का है। तो जितना शेयर सेलिंग कंपनी का होगा क्या उतना ही शेयर परचेजिंग कंपनी उन्हें इशू करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे इशू किया जाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि लाइक जैसे कि यहाँ पे 200 रुपये का एक शेयर है परचेजिंग कंपनी का और सेलिंग कंपनी का 125 रुपये का शेयर है। तो एक इजी मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि जो सेलिंग कंपनी लाइक जो भी यहाँ पे वैल्यू है सेलिंग कंपनी का उसे डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ बाइंग कंपनी से। अब इसका कितना है 125 है। अब देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने, 125 है और ये 200 है। अब ये 125 किसके टेबल में आता है 25 के, सो 25 5 125 25 8 200, तो 5 और 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर पुरानी कंपनी अगर सेलिंग कंपनी में 8 शेयर है तो उसे न्यू कंपनी में कितना शेयर दिया जाएगा? 5 शेयर दिया जाएगा। तो जो भी इनके नंबर ऑफ शेयर होंगे सेलिंग कंपनी में उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया जाता है। या फिर मैं आपको एक नया मेथड और बता देता हूँ, लाइक अभी ये 200 और ये 125 है, तो पहले यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 8 25 5 भी 25 के टेबल में ये दोनों नहीं आते, या 2 4 8 होगा तो बट 5 नहीं आएगा, 4 2 होगा बट 5 नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इनका यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लेते हैं। एलसीएम ले, अब ये बच गया 25 8 5। अब इनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 1000। अब ये 1000 को पहले आप 200 से डिवाइड कर दो, फिर 1000 को 125 से यहाँ पे डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। मतलब अगर इनका 8 शेयर है वो इनका 5 शेयर के बराबर है। तो अगर सेलिंग कंपनी में 8 शेयर है तो पुरानी कंपनी लाइक बाइंग कंपनी उन्हें यहाँ पे कितना शेयर देगी? 5 शेयर देगी। तो इस मेथड से यह है शेयर एक्सचेंज मेथड, इससे हम अपना ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये आज का जो वीडियो लेक्चर था वो अमालगमेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें आपको उनका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया और साथ में परचेस कंसिडरेशन क्या होता है, उनमें कितने मेथड्स होते हैं, ये क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरी एक बात का ध्यान रखो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल धीरज सर। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो अपने नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।